हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पैनक्रियाज के ऊपर जो डिसऑर्डर है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये डिसऑर्डर समझने के लिए आपको जो पैनक्रियाज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसको बिल्कुल क्लियर अगर आपकी होगी तो ये चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ वहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपने अभी पैनक्रियाज के जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले सेक्शन को नहीं पढ़ा है तो एक बारी इसे आगे बढ़ने से पहले उनको आप एक बार जो है वो जाके क्लियर करके आइएगा और उसके बाद में ये डिसऑर्डर है वो स्टार्ट करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। तो आज अपन जो है पैनक्रिएटाइटिस के बारे में बात करेंगे। पैनक्रिएटाइटिस, तो ये कहता है भी ये पैनक्रिएटाइटिस क्या है। तो ये सिंपल सी हमें टर्म लग रही है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज जो है उसको हमने बोल दिया पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, तो ये कहता है भी ये पैनक्रिएटाइटिस है, ये क्यों होता है, ठीक है, और इसके होने से क्या फर्क हमें दिखेगा, और अगर ये पैनक्रिएटाइटिस हो जाता है तो हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे। जो आप हमारे डिजीज में पढ़ते हैं वही सेम जो है पैटर्न के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो कहते हैं पैनक्रिएटाइटिस जो इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज है, यह जो इन्फ्लामेशन है ये बहुत सी वजह है जिसके द्वारा ये वहाँ पे हो सकता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें एक बार अगर हम यहाँ पे देखें तो जिस तरह मान लीजिए ये स्टमक है, ठीक है, तो इसके जो बैक साइड में यहाँ पे जो है इस तरह से जो है या इसको हम अपोजिट अगर बनाएं तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं तो ये पीछे से हमें इस तरह से दिखेगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर है जो स्टमक की पिछली वाली साइड में लोकेटेड है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो पहली चीज की पैनक्रियाज क्या है, ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है जो आप पढ़ के आए हो पहले कि यह रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो अब आपको पता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हम किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने का नहीं है क्योंकि आप ये एनाटॉमी वाले सेक्शन के अंदर पढ़ के आए हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पैनक्रिया जो है वो लोकेटेड रहता है स्टमक के पीछे वाली तरफ। तो इसके जो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें यहाँ पे तो ये कहता है ये जो पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं, ये नेक है, ये बॉडी है, और जो लास्ट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। ठीक, चार हमने यहाँ पे इसके पार्ट बताए, हेड, नेक, बॉडी और वहां पे टेल, ये चार पार्ट है। जो कहता है कि ये बॉडी है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये जो बॉडी है यही जो है मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना रोल रखेगा। जो पैनक्रिएटिक एंजाइम सिक्रीट होंगे जिसको हम एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा कौन वहां पे परफॉर्म करेगा? बॉडी है वो करेगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो एक्सोक्राइन का पार्ट है उसके अंदर कौन वहां पे मेन रोल प्ले करता है? तो यहाँ पे एसिनार सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? एसिनार सेल्स। क्या पाई जाती है? एसिनार सेल्स। इन एसिनार सेल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एसिनार सेल इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये वाली ये जो इस तरह थैली टाइप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली यहाँ पे ये थैलियां टाइप, इसके अंदर जाइमोजन्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? जाइमोजन। ये भी मैं पहले बता चुका हूं। जाइमोजन हम किसको बोलते हैं? जो इनएक्टिवेटेड जो पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं उनको हम जाइमोजन बोलते हैं। तो जाइमोजन क्या है? इनएक्टिवेटेड पैनक्रिएटिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो अभी इनएक्टिव है उनको आपने क्या बोल दिया? जाइमोजन। जाइमोजन क्या है? इनएक्टिव पैनक्रिएटिक एंजाइम। तो इसका मतलब जो एसिनार सेल है उसके अंदर यहाँ पे क्या भरे हुए रहेंगे? इनके अंदर जो इनएक्टिवेटेड पैनक्रिएटिक एंजाइम्स है वो भरे हुए रहेंगे। तो ये एसिनार सेल है, यह मेन काम करती है किसके लिए? पैनक्रिएटिक एंजाइम जो है उसको सिक्रीट कराती है, वहाँ पे ये रिलीज होंगी, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा।
तो एसिनार सेल जो है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि एसिनार सेल है वो कहाँ पाई जाती है। एक क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला कि जो फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज, तो एसिनार सेल, या इसको एसिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिनी, एसिनी, एसिनी या एसिनार सेल एक ही बात है। पेनक्रिएटिक एसिनी भी बोलते हैं या एसिनार सेल भी बोलते हैं। ये पेनक्रियाज के अंदर होती है। सबसे ज्यादा एसिनार सेल बॉडी पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इनका काम क्या? एक्सोक्राइन फंक्शन है। पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है उनको बनाना और उनको रिलीज करवाना है। तो कहता है ये फंक्शन क्या हो गया? एक्सोक्राइन फंक्शन। जब हम एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई एंडोक्राइन फंक्शन भी होगा। तो कहता है कि ये जो टेल रीजन है, ये वाला जो पीछे वाला जो टेल रीजन है, यह मेनली एंडोक्राइन सिस्टम का रोल प्ले करता है। तो यहाँ से जो हार्मोन्स है वो निकलेंगे, तो वहाँ पे जो बीटा सेल है वो इंसुलिन निकालेगी, अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन, और उसके अलावा वहाँ पे जो है सोमेटोस्टेटिन जो डेल्टा सेल है वो रिलीज करेगी। तो ये टेल रीजन पे से क्वेश्चन आया हुआ कि जो बीटा सेल है वो पेनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर पाई जाती है? टेल के अंदर। ठीक है। या ऐसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो पेनक्रियाज के कौन से पार्ट से होता है? तो वो टेल रीजन से वहाँ पे होता है। तो ये बेसिक सी जो सिंपल से क्वेश्चन आने वाले थे उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब ये कहता है कि ये जो जाइमोजन है ये इनएक्टिव पेनक्रिएटिक एंजाइम है। इसका मतलब जो भी पेनक्रियाज एंजाइम सिक्रीट करेगा वो पेनक्रियाज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। अब देखिएगा, अब पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है यह सबसे पोटेंट एंजाइम है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे पावरफुल एंजाइम है। हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए सबसे पावरफुल एंजाइम यही है। मेन जो डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे वो यही पेनक्रिएटिक एंजाइम्स करेंगे। तो ये जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं ये तीनों चीजों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए और प्रोटीन, तीनों के लिए वहां पे जो है इनके पास एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक अमाइलेज। दूसरा वहां पे मिलेगा पेनक्रिएटिक लाइपेज, और तीसरा वहां पे मिलेगा जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब जो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम हैं, प्रोटियोलाइटिक पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो एक है ट्रिप्सिनोजन और दूसरा मेन यहाँ पे है काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये कहता है भी इनका रोल क्या क्या है। तो यहाँ पे बता सकते हो पेनक्रिएटिक एमाइलेज कहाँ पे काम करेंगे? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने के लिए वहाँ पे जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज है वो काम करेगा। लाइपेज जो है वो फैट के ऊपर काम करेंगे, फैट्स के ऊपर। और जो ये प्रोटियोलाइटिक है ये आपको पता है किस पे काम करेंगे? प्रोटीन के ऊपर काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? प्रोटीन के ऊपर। ठीक। और जो ये कोई भी हमारी मेन जो बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है वो मेनली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किन से मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। तो पेनक्रियाज भी किससे मिलके बने? प्रोटीन से। और कुछ वहाँ पे फैट्स भी होते हैं, मेनली वो प्रोटीन से मिलके बने। तो ये इन्होंने 3 एंजाइम हमने बताए। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स के एंजाइम है, यह एंजाइम जो है वहाँ पे पेनक्रियाज के अंदर रहेंगे, वहाँ से ये ड्यूडेनम में आएंगी। ये भी जो है प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है वो भी जो है इनएक्टिव फॉर्म में पेनक्रियाज के अंदर रहेंगे, और वहाँ पे जब आएंगे ड्यूडेनम के अंदर तो वहाँ पे जो है ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो बिलियरी ट्री है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। जब मैं इसके ईटियोलॉजी बताऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो ये कहता है यहाँ पे ये इस तरह लीवर पाया जाता है हमारे जो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। इसके कहता है नीचे की तरफ जो है यहाँ पे इस तरह से
क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? गॉल ब्लैडर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये लीवर हो गया और ये इसके नीचे के आगे गॉल ब्लैडर यहाँ पे पाया जाता है। अब ये कहता है कि यहाँ से जो है, जिस तरह यहाँ से हम माने तो ये यहाँ से एक डक्ट निकलती है। ठीक, इसके अलावा वो कहता है यहाँ से भी एक डक्ट निकलती है। ठीक, ठीक, इन डक्ट्स का हमने नाम वहां पे बताया था कि जो लीवर से डक्ट्स निकल रही है उसको हमने हिपेटिक डक्ट बोला था, और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है उसको हमने सिस्टिक डक्ट बोला था। ठीक, तो इसको हम अगर बता दें तो ये वाली हिपेटिक डक्ट, ये यहाँ पे जो ब्राउन कलर में हमने दिखाई है ये है सिस्टिक डक्ट। ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों जहां पे मिलेगी इसको हमने बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यह कॉमन बाइल डक्ट आगे की तरफ जा रही है और जो यहां पे ये आ रही है, यहां से जो है एक डक्ट यहां पे, इसको इससे नहीं, ये कह रहा है कि यहां से एक डक्ट और आ रही है, यहां से एक डक्ट और आ रही है, और ये जो डक्ट है ये यहां पे आके मिल रही है, और इस डक्ट को हम जो है वो नाम देते हैं यहां पे ये डक्ट जो ऊपर से आ रही है इसको हमने बोला पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोला है? पैनक्रिएटिक डक्ट। और अब जो ये डक्ट आके यहाँ पे मिल गई और अब ये यहाँ पे जो मिक्स हो गई इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कि जो लीवर और गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट थी वो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके यहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट और मिल गई, तो हमने इसको नाम दे दिया हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। यह जो है यहाँ पे जो आगे जाके हल्की सी वाइट हो जाती है। ठीक है, इसको आपने बोल दिया कि यहाँ पे हल्की जाके वाइट हो जाती है, और उसके बाद में यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, ओपनिंग होता है, और यह ओपनिंग जो है आगे जो है वो ड्यूडेनम के अंदर खुल जाती है। तो ये आगे यहाँ पे इस तरह सी शेप के अंदर ड्यूडेनम वहाँ पे आ गया। ठीक, ये जहाँ पे हल्की सी वाइड हुई है, ये जहाँ पे हल्की सी ये वाइड हुई है इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, या इसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पुला ऑफ हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और जो ये स्फिंक्टर है इस स्फिंक्टर को बोल देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ये जो ओपनिंग है जहां से हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम में जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये जो डक्ट है ये क्या है? ड्यूडेनम। ये क्या है? ड्यूडेनम। अब आपको जो मेन बात है वो सारी समझ में आ जानी चाहिए कि लीवर और गॉल ब्लैडर जो है वो अपने सीक्रेशंस को रिलीज कराने के लिए एक डक्ट रखते हैं जिसको हमने हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट बोला। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है, हिपेटिक डक्ट लीवर से आ रही है। ये दोनों आपस में मिले तो हमने इसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट में जो पैनक्रिएटिक डक्ट आई वो पैनक्रिएटिक डक्ट इसके साथ जो कंबाइन हुई और इस डक्ट को जहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट उसके साथ मिल गई तो उसको हमने क्या बोल दिया? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। यह हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट आगे जाके हल्की सी वाइड हो जाती है जिसको हमने एम्पुला ऑफ वेटर बोला। यह एम्पुला ऑफ वेटर जो ड्यूडेनम के अंदर जाएगी तो वहाँ पे एक वोल्व या स्फिंक्चर पाया जाएगा जिसको हमने नाम दिया है स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। ये इस स्फिंक्टर की मदद से ये किसके अंदर वहां पे ओपन हो जाएगी? ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगी। किसमें? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है।
तो यहाँ तक ये चली गई। अब ये कहता है कि ये हम क्यों बता रहे हैं, ये कह रहा है जो लीवर है, लीवर से बाइल जो बना है, उसके अलावा जितने भी और वहाँ पे एंजाइम्स है या कोई वाइटामिन्स है, जो कुछ भी है, मेन हम यहाँ पे मान के चलते बाइल, क्या मान के चलेंगे, बाइल, ठीक है, मेनली बाइल ही होता है, बाकी तो ये सब जो हिपेटिक वेन के थ्रू ब्लड में भेज देगा। तो यहाँ से बाइल जो है वो फॉर्म हुआ। ये बाइल जो है, कुछ एक बाइल तो आगे की तरफ जाएगा, कुछ एक बाइल यहाँ पे जो है गोल ब्लैडर के अंदर आएगा और यहाँ पे ये स्टोरेज के लिए वहाँ पे जो है ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे गोल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज वहाँ पे जो रहती है किसकी, गोल ब्लैडर की, और ये यहाँ पे गोल ब्लैडर में जो मतलब बाइल होगा, उसको वहाँ से जो बाइल के अंदर पानी आएगा उसको सोख लिया जाता है और यहाँ पे जो बाइल होगा उसको गाढ़ा बना दिया जाता है, थिक वहाँ पे बना दिया जाता है, कंसंट्रेटेड बना दिया जाता है। तो कुछ एक बाइल तो सीधा कॉमन बाइल डक्ट में जा रहा है, कुछ एक गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो गया। अब जब हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कुछ फैट का इंजेक्शन करेंगे तो फैट को इमल्सिफाई करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। तब क्या होगा कि जो बाइल कुछ तो कहाँ से आ रहा है, लीवर से, कुछ कहाँ से आ रहा है, गोल ब्लैडर से, ये आगे की तरफ वहाँ पे जाएंगे। एक बात। दूसरा, जो ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, यहाँ से जो एंजाइम है, जो हमने पहले अभी पढ़ के आए हैं कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, सीरम जो पैनक्रिएटिक लाइपेज है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, ये सारे एंजाइम जो है यहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट से आएंगे। अब जब ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो यहाँ से आगे की तरफ जो अपने सिक्रीशन लेके जा रही है, उसके अंदर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स भी होंगे और बाइल भी वहाँ पे होगा, ये सब मिलके वहाँ पे कहाँ ओपन हो जाएंगे, तो ये जो है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में जाके वहाँ से ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएंगे। अब वो कहता है अगर इस पाथ के अंदर, इस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूरा हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, इन सब को हम क्या बोलेंगे, जो है बिलियरी ट्री। क्या बोलेंगे, बिलियरी ट्री। क्या बोल देंगे, बिलियरी ट्री, ठीक है। या इसको एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम बोल देते हैं, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम। ये दो वर्ड याद रखना, हम आगे इन्हीं दो वर्डों की बात करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम, और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिलियरी ट्री। इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। यह सब जो है, यह जो एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम है, या इसको हम बिलियरी ट्री बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गया, वहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो वहां पे लीवर, गोल ब्लैडर और जो पैनक्रियाज है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब हम पैनक्रियाज का कोई डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो मैं ये सब चीज़ें इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब आगे हम जो इसकी ईटियोलॉजी के अंदर जिक्र करेंगे वो इस चीज़ का वहाँ पे जिक्र होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई। अब हम चलते हैं जी मेन डिजीज़ की तरफ। ये तो अभी हमने इंट्रो ही पढ़ी थी, ठीक है। तो ये कहता है जो पैनक्रिएटाइटिस है, अभी तक इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर लो तो आपको पता लग जाएगा। पैनक्रिएटाइटिस हम पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज। अभी हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा। पैनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और इसके अंदर एसिनार सेल पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिसमें जाइमोजन भरे होते हैं। जाइमोजन किसको बोलते हैं, इनएक्टिव पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को। फिर हमने बताया कि हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल। टेल रीजन मेनली एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, जहाँ से जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन है, उनका वहाँ से रिलीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने बताया कि जो यहाँ पे एक्सोक्राइन फंक्शन है या जो एसिनार सेल वहाँ पे फंक्शन करेगी, वो क्या क्या है कि ये एंजाइम सीक्रेट करेगी, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज और प्रोटियोलाइटिक पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर मेनली ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, उसके अलावा प्रोन्यूक्लियस, प्रोइलास्टेजिस और वो आपको वहाँ पे जो कोलेजनीज है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ये सब हमने बहुत अच्छे से पैनक्रियाज के एनाटॉमी में बताया हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एंजाइम क्या काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है उनके डाइजेशन के अंदर वहाँ पे मदद करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे वहाँ पे रिलीज होते हैं। तो हमने बताया बाइल और गोल ब्लैडर से बाइल जो है वो
यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, वहाँ से पैनक्रिया से पैनक्रिएटिक एंजाइम आएंगे, ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू होकर ड्यूडेनम में पहुंच जाएंगे। ड्यूडेनम में ये एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर वहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये वहाँ पे मेन डाइजेशन कहाँ होगा? ड्यूडेनम के अंदर। और मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जो है वो जेजुनम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब हम जो बात करते हैं असल में पैनक्रिएटाइटिस की, कि ये पैनक्रिएटाइटिस क्या चीज़ है और कैसे वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो कहता है जो ये पैनक्रिएटाइटिस है यह आपको दो फॉर्म में देखने को मिलता है। एक तो आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जिनके अंदर पहली बारी कोई पैनक्रिएटाइटिस का अटैक आया है। दूसरे आपके पास वो आएंगे जिनके अंदर बार बार जो है वो अटैक आया हुआ है। वो आपको बोलेंगे कि हमारे इस तरह से कई बार सिम्टम आ चुके हैं और डॉक्टरों ने अब जो है वो बोल दिया है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ, और वो आपके पास वहाँ पे आ गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैनक्रिएटाइटिस है ये हमें दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक है एक्यूट, एक है क्रोनिक। अब कहता है जो ये एक्यूट वहां पे जो पैनक्रिएटाइटिस होता है यह यूजुअली विद इन 2 वीक्स यह सही हो जाना चाहिए। तो उसको हम बोल देते हैं एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। कि पैनक्रिएटाइटिस हुआ किसी पेशेंट में, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ और वो इन्फ्लेमेशन जो है 14 दिनों के अंदर अंदर जो है वहां पे वो सही हो गया। अब वो सही हो गया, पेशेंट चला गया, तो उसको हमने बोल दिया एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बारी वहां पे बिल्कुल पेशेंट सही होके चला गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे पेशेंट जो है वो वापस आएगा कि सर मेरे जो है दोबारा वहां पे जो है वही सेम कंप्लेन आने लगी। ठीक है। फिर हमने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, वो कह रहा है हाँ मैं सही हूँ। फिर कुछ 1 महीने बाद में वो फिर आएगा कि सर मेरे तो ये दिक्कत वापस होगी। ठीक है। तो वो रिकरेंटली बार बार जो है आपके पास जो है ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, उसको आपने क्या बोल दिया? क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। तो जो रिकरेंट वहां पे बार बार एपिसोड्स ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, अगर बार बार वहां भी किसी पेशेंट के अंदर पैनक्रिएटाइटिस के जो एपिसोड है वो आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ पैनक्रिएटाइटिस को हम क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, और जो एक्यूट फर्स्ट टाइम वहां पे पेशेंट आए और वो 14 दिनों के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर वहां पे वो सही होके चला गया, वो एक्यूट है। लेकिन वो बार बार अगर आपके पास वही कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसको आप किसके अंदर मानोगे? क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस के अंदर आप मानोगे। समझ में आई बात? अब हम मेनली पहले बात करते हैं एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस की। तो ये कहता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। तो वो कहता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस आपको वहां पे जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो पेशेंट से हम कई चीज़ें वहाँ पे पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पे ईटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर के अंदर कुछ एक चीज़ें जो है वो कॉमनली पाई जाती है। जो हम केस स्टडी करते हैं, बहुत सारे पेशेंटों की हिस्ट्री देखते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें वहाँ पे कॉमनली देखने को मिलती है। तो हम उसी पेशेंट से जो ईटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर के अंदर कई बातें पूछते हैं। पहली जो हम वहाँ पे बात पूछेंगे पेशेंट से, वो ये पूछेंगे कि आप एल्कोहल का जो यूज़ है या कंजप्शन है वो करते हैं क्या। तो मतलब पहला रिस्क फैक्टर वहाँ पे क्या हो गया? एल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पेशेंट एल्कोहल का वहां पे यूज करता है, बार बार लंबे समय से एल्कोहल का यूज करता है, तो वहां पे रिस्क रहता है किसका? पैनक्रिएटाइटिस का। किसका रिस्क रहेगा? पैनक्रिएटाइटिस का। तो पहला वहां पे हमने पूछा एल्कोहल कंजप्शन करता है क्या। दूसरा हमने वहां पे पूछा कि आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया हुआ हो और उसके अंदर आपको जो गोल ब्लेडर के अंदर स्टोन बताया हो या पित्त की थैली के अंदर पथरी बताई हुई हो, ऐसा आपके साथ हुआ है क्या। तो वो कहेगा हाँ जी पहले था, तो उन्होंने बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी स्टोन है, ये अभी छोटे से ये और ये बाहर निकल जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमने एक चीज़ सोची
कि हो सकता है ये किसकी वजह से हो, गोल ब्लेडर के अंदर या जो पित्त की थैली के अंदर जो स्टोन पथरी है उसकी वजह से हो सकता है। तो गोल ब्लेडर के अंदर अगर स्टोन हो तो उसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस। ठीक। तीसरी चीज, हमने पेशेंट से पूछा कि पेशेंट आया और वो बता रहा है और जो हमें लगा ऐसे कि उस पेशेंट के अंदर पैनक्रियाटाइटिस है, तो हमने उस पेशेंट से ये बात पूछी कि भाई आपको कोई बुखार वगैरह आ रहा है, कि कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ सर 1-2 दिन से मेरे को बुखार आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये लगा कि हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से वहाँ पे जो है पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे तीसरा अंदाजा लगा लिया कि एनी इन्फेक्शन टू पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज को कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिल सकता है। ये हम अंदाजे लगा रहे हैं अभी तक। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वहाँ पे देखते हैं कि हम अगर पेशेंट को देखें और पेशेंट जो है हमें मोटा लगे कि ओबीज पर्सन है, ठीक है, जब आपने उसका बीएमआई कैलकुलेट किया हाइट और वेट के हिसाब से, तो आपको लगा कि यार हाँ यहाँ पे पेशेंट जो है वो ओबीज पर्सन है, तो ये कहता है अगर कोई ओबीज पर्सन है या ओबेसिटी जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर वहां पे रहता है, किसके लिए, पैनक्रियाटाइटिस के लिए। ठीक। उसके बाद चौथा वो कहता है कि जब आप पेशेंट से पूछते हो कि आप खाने पीने में क्या लेते हो, तो वो यूजुअली आपको बताएगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, फैट वगैरह ज़्यादा ले रहा है, या वो ऐसे बोलता है। आप जब पेशेंट को देखा अच्छा मोटा ताजा था, आप उससे पूछ रहे थे कि आप घी वगैरह तेल वगैरह, तो वो कहता है कि हाँ मैंने कभी परहेज़ नहीं किया, मैं काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे शक हुआ कि इस पेशेंट के अंदर हो ना हो जो है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड्स है वो वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इस पेशेंट ने जो बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का यूज़ किया है और वहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल या इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हमने चौथी वहाँ पे बात बोल ली कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो आपके फैट का जो सिक्रेशन है, जो लिपिड है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया और वहां पे जो है उसने पैनक्रियाटाइटिस कोज किया होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपर लिपिडीमिया, कि लिपिड जो है वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिल रही। ठीक, आपने ओबेसिटी देख ली, हाई लिपिड जो है वो चीज वहां पे आपने देख ली। फिर आप उस पेशेंट से पूछते हो कि आपको कभी पहले थायराइड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर वहां पे देखने को मिला था क्या, या आपको कभी थायराइड की कोई दवाइयां चल रही हो, ऐसा कुछ है। तो वो कहेगा जी कि थायराइड का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ये बोलते हैं कि आपके अंदर जो कैल्शियम है उसका लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें पता लगा कि ये तो जो है पैराथायराइड करता है। तो हम हमारे डायग्नोसिस के नज़दीक पहुंच रहे हैं कि हाँ पैराथायराइड को उसको समझ नहीं आएगा। तो आप उसे पूछोगे अच्छा कैल्शियम का क्या, तो वो कहता है कि मेरे को जो डॉक्टर है वो बोलता है कि आपके अंदर कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा रहता है, उसको कम करने के लिए मेरे को दवाइयाँ दी जाती है। तो यहाँ पे एक रीज़न आ गया, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया जो है वो भी वहाँ पे जो है ये कोज कर सकता है। फिर आपने पेशेंट को पूछा अभी कोई शुगर वगैरह की कोई कुछ दवाइयाँ वगैरह चल रही हो, तो कहता है हाँ जी पहले तो मेरे अंदर शुगर नहीं थी, लेकिन कुछ एक टाइम जो हुआ है उस टाइम में मेरे को जो है वहाँ पे क्या डॉक्टर के पास गया था, तो उसने बोला था कि आप शुगर चेक करा के आओ, तो मेरी जो शुगर है वो इंक्रीज आई थी। तो आ गई हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, ये इतनी जो कंप्लेंट्स है इनसे हमें जो है ईटियोलॉजी या उसका रिस्क फैक्टर वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करेंगे तब हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो रेडी हो जाएगी। उस पैथोफिजियोलॉजी को रेडी होने से पहले अगर हम थोड़ा सा इसके साइन एंड सिम्टम पे बात करें तो आपको एक इमेज सी बन जाएगी कि जो अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो वो क्या क्या सिम्टम लेके आएगा। ठीक है, ये चीज़ें अभी आप इसको मेरे साथ साथ चलते जाइएगा, आपको हर एक पॉइंट बाद में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। जब हम इसको रिवाइज करेंगे तब आपको सारी कहानी समझ आएगी। अभी देखिएगा,
इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास सीवियर पेन की कंप्लेन लेके आएगा। किसकी कंप्लेन लेके आएगा? सीवियर पेन की कंप्लेन लेके आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? स्टमक के पीछे की तरफ। स्टमक कहाँ है? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। तो वहाँ पे पेन कहाँ पे वो कंप्लेन लेके आएगा कि मेरे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, और वो पेन आपको पता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो वो क्या बताएगा? पेन यहाँ है, और वो पेन जो है मेरे को पीठ पे भी वहाँ पे महसूस होता है, मतलब वो पेन जो है आगे से लेके पीछे की तरफ जाता है। तो असल में वो क्या हुआ कि वो पेन पैनक्रियाज का पेन है, क्योंकि पैनक्रियाज की लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल है, वो पेरिटोनियम के पीछे वाली तरफ है, इसलिए असल में वो पेन कहाँ है? पीछे है। लेकिन उसको ये पेन जो कैसे फील हो रहा है कि एब्डोमेन के अंदर से पेन जो है वो कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ। तो ये आपको वो कंप्लेन करेगा। तो इसके अंदर वो आपको क्या कंप्लेन वहां पे शो करेगा? तो वो कहेगा राइट या सीवियर, पहले तो ये लिखो, सीवियर सडन, अचानक से, सीवियर सडन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट रेडिएट्स मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाता है, दैट रेडिएट्स टू द बैक। जो है पेन है वो पेन राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर बहुत ही सीवियर, अचानक से वहां पे पेन हुआ, और वो पेन जो है वो इस तरह से पीठ के पीछे की तरफ जो है वो पीठ पे मतलब जो है वो पेन रेडिएट हो रहा है। तो पहला वो आपको ये सिम्टम हर हालत में वहां पे आपको बताएगा। ठीक है। अब जब आपको उसने ये सिम्टम बताया तो अब आप वहां पे क्या करोगे कि उस जहां पे पेन हो रहा है आप वहां पे हाथ रखोगे। जैसे ही आप वहां पे हाथ रखोगे, पेशेंट आपका हाथ है वो चला के दूर मारेगा कि टच मत करिएगा, मेरे हाथ रखते ही पेन होता है। इसका मतलब वहां पे टेंडरनेस मौजूद है। क्या मौजूद है? टेंडरनेस वहां पे मौजूद है। जहां पे प्रेस करने से पेन हो तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पे पालपेट कर रहे हैं तो पेन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडरनेस। तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगी? टेंडरनेस वहां पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? टेंडरनेस एट पेन साइट। जहां पे वो पेन बता रहा है वहां पे आपको टेंडरनेस भी देखने को मिलेगी कि हाथ लगाने से वहां पे पेन होगा। तीसरी चीज, आप बोलते हो कि चलो ठीक है यहाँ पे पेन है, बाकी जगह देखूं, तो आप जब वहां पे पालपेट करके पूरे एब्डोमेन को देखते हो तो वहां पे पूरा एब्डोमेन आपको हार्ड, वहां पे बोर्ड लाइक ऐसे लगता है जैसे कोई लकड़ी का बोर्ड है उसको आप प्रेस कर रहे हो। लकड़ी के बोर्ड को प्रेस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आपको पूरा जो एब्डोमेन है वो कैसा दिखेगा? हार्ड जो है, या रिजिड आप बोल सकते हो, रिजिड हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमेन की, जो मतलब हार्ड जो बोर्ड होता है लकड़ी का जिस तरह बोर्ड है वैसा वहां पे आपको पेट जो है वो पूरा उसको दिखेगा। तो इसको आपने बोल दिया रिजिड या हार्ड, एक ही बात है। कैसा हार्ड? बोर्ड लाइक, मतलब जो ये लकड़ी का बोर्ड आता है वैसा बोर्ड लाइक एब्डोमेन वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक। फिर पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मेरे को ना तो कोई खाना पीना अच्छा लग रहा है, और अगर मैं कुछ खाता हूं तो मेरे को हाथों हाथ वहां पे जो है वो उल्टी वाला फील होता है, और कुछ देर बाद में वहां पे उल्टी यानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब पेशेंट ने आपको क्या बता दिया? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये आपको उस पेशेंट ने बताया। ठीक है। अब आपने वहां पे पेशेंट से पूछा कि भाई आपका जो भार है, जो वेट है, वो पहले से कम हुआ है कि बढ़ा है? तो वो कहेगा जी नहीं, पहले से तो मेरा वेट जो है वो कम हो गया। तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया? वेट लॉस हो गया। कई बार ये वेट लॉस इतना ज्यादा होता है कि जो उसके घर वाले बोलते हैं कि यार ये 2 हफ्ते पहले अच्छा खासा दिखता था, इसके 2 हफ्तों के अंदर ही वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे इसका वेट का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया वेट लॉस। ठीक है, आपने अच्छा कि वेट लॉस हुआ है। फिर आप उस पेशेंट से ये पूछते हो कि जब आप स्टूल पास करने जाते हो, जब आप मतलब स्टूल को डेफिकेट करने के लिए वहां पे आप जा रहे हो,
तो वहां पे जो आपका स्टूल है क्या वो स्मेल बहुत ज्यादा, कि हाँ जी बहुत ही ज्यादा स्मेल करता है। उसके घर वाले भी बोलते हैं कि जब ये टॉयलेट करने जाता है उसके आधे घंटे तक हम उस टॉयलेट के अंदर जा नहीं पाते, इतनी ज्यादा वहां पे जो है वो फाउल स्मेल आती है। तो यहाँ पे फाउल स्मेल या ऑर्डर इन स्टूल हमें देखने को वहां पे मिलती है। ठीक, अब ये कहता है कि फाउल स्मेल या फाउल ऑर्डर इन स्टूल देखने को मिलेगी। हमने कहा कि चलो ठीक है, ये भी बात। हमने उस पेशेंट को बोला कि आपको नहीं लगता, या उसके घर वालों को बोलेंगे कि आपको नहीं लग रहा कि इनकी आंखें जो है वो हल्की सी येलोइश है, इनके नाखून है वो वहां पे येलो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, या इनकी जो चमड़ी का जो कलर है वो भी हल्का हल्का वहां पे येलो टाइप दिख रहा है। तो वो कहेंगे हाँ जी हमें भी ये चीज लग रही थी। इसका मतलब ये चीज क्या शो कर रहा है, जॉन्डिस को क्या शो कर रहा है, जॉन्डिस। तो यहाँ पे हो सकता है पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिले, जॉन्डिस देखने को मिले। क्या मिले, जॉन्डिस। ठीक है, आपको वहां पे जॉन्डिस भी देखने को मिल गया। फिर आप ये पूछते हो उस पेशेंट से कि आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा क्या कि इस पेशेंट के अंदर जब यह बहुत ज्यादा कोई तली हुई या कोई भारी खाना जिसमें घी वगैरह तेल वगैरह ज्यादा हो तो इसके दर्द के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उस पेन की जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। तो कहेगा हाँ जी हम इसको कोई भी ऐसा जो घर में मेहमान आते हैं या कुछ त्योहार के ऊपर कुछ ये खा रहा है तो वहां पे इसको बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा पेन है और ये एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका मतलब हाई फैटी डाइट लेने पे जो सीवियरिटी है सिम्टम्स की वो बढ़ रही है। तो हमने बोला इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ पेन हैपेंड या increased intensity of pain happens when fatty diet consumed, जब फैटी डाइट कंज्यूम किया जाता है तो वहां पे उस पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, जो है पेन की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। हमने कहा कि चलो ठीक है, ये भी बात मान लिया। फिर हमने कहा कि चलो ऐसे करो, ये हमारे पास ग्लूकोमीटर पड़ा, हम आपकी शुगर चेक करते हैं। जब आपने पेशेंट की शुगर चेक की तो वहाँ पे आपको जो है शुगर इंक्रीज मिली। आपने बोल दिया कि पेशेंट तो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो रहा है पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर हम ये चीज उस पेशेंट से पूछते हैं कि आपको चलो ठीक है यहाँ पे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, आपको कभी राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर या राइट अपर साइड में भी यहाँ पे पेन हुआ था क्या, जहाँ पे लीवर या गोल ब्लेडर होता है? तो कहेगा हाँ जी कई बार ना मेरे को पहले यहाँ पे पेन होता है, उसके बाद में जो है ये मेरे को पेन पूरे एब्डोमेन के अंदर भी फील होता है। तो यहाँ पे पेन वो कहाँ बता रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन बता रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन बता रहा है। ठीक है, फिर हमने पेशेंट से पूछा कि आपको सांस लेने में जब ये पेन जो है उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ पहले हमें पता नहीं लगता था लेकिन आजकल जो है इसकी सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चलती है और ऐसे लगता है कि इसकी जो सांस है वो मतलब जो हम कहीं ऊपर वगैरह चढ़ के आते हैं तो हमारी जो सांस है वो फूलती है, वैसी सांस इसकी नॉर्मली यहाँ पे फूल रही है। ठीक है, तो पेशेंट को वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिज्निया देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने पेशेंट की हार्ट रेट चेक की तो वो भी बढ़ी हुई मिली वहां पे। तो वहां पे टैकीकार्डिया, या कई बार वो बताएंगे कि पेशेंट जो है वो खुद कह रहा है कि मेरे को मेरी हार्ट रेट है वो बहुत इजीली सुन रही है वहां पे, तो वहां पे पैल्पिटेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर आपने पेशेंट को चेक किया तो वहां पे पेशेंट का बीपी चेक किया तो वहां पे पेशेंट का जो बीपी है वो 100 से कम आ रहा है। तो पेशेंट जो है वो किसके अंदर चला गया जी, हाइपोटेंशन के अंदर चला गया। किस में चला गया, हाइपोटेंशन में। अब आपने पेशेंट को बोला कि देखिएगा आप इस तरह से मेरे को दिखाइएगा कि जो आपके पेट के ऊपर जो ये चकते हैं ये कहाँ कहाँ हैं। तो वो बताएगा जी ये चकते मेरे जो है एक तो जो अम्बलाइकस है उसकी चारों तरफ है, एक मेरे जो साइड में फ्लैंक रीजन है वहां पे जो है ये चकते दिखाई दे रहे। जब हमने वो चकते देखे तो हमें पता लगा ये तो ब्लीडिंग के साइन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन वहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब स्किन के नीचे वहां पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है।
तो वो ब्लीडिंग आपको कहां कहां दिखाई दी? जो ब्लूइश डिस्कलरेशन appears around umbilicus and flank region, वहां पे जो है मेरे को क्या शो हुए हैं कि जो है ब्लू डिस्कलरेशन या चकते टाइप जो है मेरे को वहां पे ये चीजें वहां पे क्या हुई है, शो हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे जो है वो देखने को मिलेगी। फिर आपने जब पेशेंट को देखा तो पेशेंट की आईज है वो सनकन, इस तरह मान लो कि बेबसी वाली सी आंखें वहां पे दिखाई दे रही है। जब आपने उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा, जीभ को देखा, सूखी पड़ी थी जीभ। जब आपने पेशेंट के स्किन का खींच के देखा तो बहुत धीरे से वहां पे स्किन जो जा रही थी, जिसको आपने बोला पुअर स्किन ट्रिगर। तो मतलब पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन के वहां पे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पेशेंट किस चीज से सफर कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन से सफर कर रहे हैं। किससे सफर कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन से वहां पे पेशेंट जो है वो सफर कर रहे हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि आपके हाथों और पैरों के अंदर जो है इस तरह मतलब जकड़न टाइप या वहां पे जो है ये सेंसेशन, जिस तरह टिंगलिंग सेंसेशन है, वो आपको वहां पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो वो कहता है जी बिल्कुल, मेरे को जो है इस तरह से लगता रहता है कि वहां पे कुछ बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो एक्सट्रीमिटीज में देखने को वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है ये हमें किस चीज को शो कर रहे हैं कि हो ना हो पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वहां पे बर्निंग या वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन, या इसको आप पैरेस्थीसिया बोल सकते हो, एबनॉर्मल सेंसेशन जो हाथों और पैरों के अंदर आपको वहां पे देखने को मिलता है, पैरेस्थीसिया इन एक्सट्रीमिटीज। ये जो है हमने मेन जो है यहाँ पे सिम्टम्स यहाँ पे देख लिए कि पेशेंट हमें ये सिम्टम वहां पे बताएगा। अब हम बात करते हैं जी ईटियोलॉजी की और जो रिस्क फैक्टर है उनके ऊपर। अब आपको जो है बात यहाँ पे समझ आनी शुरू होगी, फिर आपको एक एक सिम्टम है वो भी समझ आना शुरू होगा। अब हम पर्टिकुलर इसके ऊपर बात करते हैं। कहता है जो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस वाला पेशेंट आपके पास आएगा तो वहां पे मेन हमें 2 वजह देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 2 वजह वहां पे देखने को मिलेगी। पहली वजह तो हमें ये देखने को मिलेगी कि पेशेंट जो है वो ये बात अपनी हिस्ट्री के अंदर जरूर बताएगा कि हाँ जी मैं काफ़ी लंबे समय से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से पी रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी वो हो ना हो वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताएगा कि मेरे जो है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर वहाँ पे पेन रहता है, और मैंने जब वहाँ पे मतलब अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे आपको गोल ब्लैडर में पथरी है, जिसको आपने कोलीलिथियासिस बोला। ये 2 सिम्टम आपको मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर 60 to 70% केसेस के अंदर आपको इन 2 में से एक वजह वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, तो पहली वजह वहाँ पे आपको देखने को मिल गई जी एल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, दूसरी वजह आपको देखने को मिल गई जी कोलीलिथियासिस। ये 2 मेन वजह है जी पैनक्रिएटाइटिस होने की। ठीक है, अब यहां से इन 2 चीजों के ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि वहां पे ये सिम्टम या ये ईटियोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन सुनिएगा आप, यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन यूजुअली बताऊंगा जो आपको वहां पे याद रहेंगे। वो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, और ये 5 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। सेकंड वो पूछता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट, इसको हम
एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस लिख देते हैं, एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। ठीक, कि जो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस है, जो उसका मेन कोज वहां पे क्या देखने को आपको मिलेगा। तीसरा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। तीसरा। चौथा, मोस्ट कॉमन cause of pancreatitis in male। मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है? पैनक्रिएटाइटिस का। और लास्ट क्वेश्चन यहां पे आएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन फीमेल। फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है? पैनक्रिएटाइटिस का। अब देखिएगा जी, हम इन क्वेश्चनों के जवाब लेते हैं और उन क्वेश्चनों से आपको पता लगेगा, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आए उनका आंसर पता लगेगा, दूसरा आपको पता लगेगा ये दोनों ही कोज है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, सिंपल, ना एक्यूट का पूछा है, ना क्रोनिक का पूछा है, ना मेल का पूछा है, ना फीमेल का पूछा है, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, इसका आंसर आपने लिखना है जी एल्कोहलिज्म। क्या जवाब आ जाएगा? एल्कोहलिज्म। ठीक, कॉमन अगर पूछे पैनक्रिएटाइटिस का कोज तो एल्कोहलिज्म। अब क्वेश्चन आ गया मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। अगर एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का वो क्वेश्चन का वहां पे आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कोलीलिथियासिस। अगर एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज पूछे तो वो है कोलीलिथियासिस। क्या है? कोलीलिथियासिस। फिर वो पूछता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, यहां पे फिर आंसर आ जाएगा एल्कोहलिज्म। फिर वो पूछता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन मेल। मेल के अंदर अगर वहां पे पैनक्रिएटाइटिस है तो उसका क्या कारण है? यहां पे फिर आपने बोल देना है एल्कोहलिज्म। फिर आपने पूछना है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन फीमेल, आपने बोल देना कोलीलिथियासिस। ये पांचों क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन के आंसर दो ही ऑप्शन वाले सारे आंसर है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस सिंपल, कोई कुछ नहीं आगे, एल्कोहलिज्म। मतलब अगर कोई कंज्यूम कर रहा है एल्कोहल का बहुत लंबे समय से तो वो एल्कोहलिज्म के कारण वहां पे पैनक्रिएटाइटिस कोज होता है। फिर वो कहता है अगर एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस है, मतलब अचानक से हुआ है, तो उसमें ज्यादा चांस रहेंगे कि वहां पे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कोलीलिथियासिस है। तीसरा मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, फिर एल्कोहलिज्म। अगर किसी में बार बार एल्कोहलिज्म जो वो छोड़ नहीं रहा है तो बार बार वहां पे पैनक्रिएटाइटिस के सिम्टम आते रहते हैं, जिनको आपने क्या बोल दिया, जो है क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस का वहां पे सिम्टम क्या है, तो आपने बोल दिया जी वहां पे क्या सिम्टम है? एल्कोहलिज्म। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन मेल, पर्टिकुलर उसने जेंडर का पूछा है कि मेल के अंदर पैनक्रिएटाइटिस का क्या कारण है। तो यूजुअली हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर जो है वो अल्कोहल के ऊपर जो है वो कंजप्शन का जो ज्यादा काम है वो कौन कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं। तो वहां पे इसका कारण आ गया जी मेल। फीमेल के अंदर अगर पैनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज पूछे पर्टिकुलर तो कोलीलिथियासिस वहां पे कोज है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि ये इंपॉर्टेंट कितना वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कोलीलिथियासिस एक्यूट के अंदर और दूसरा फीमेल के अंदर जो है वहां पे इसका मोस्ट कॉमन कोज है। और अल्कोहल कंजप्शन जो है वो एक तो सिंपल अगर पूछे पैनक्रिएटाइटिस, क्रोनिक के अंदर पूछे और मेल के अंदर पूछे तो भी वहां पे अल्कोहलिज्म का कारण है। जेंडर के रूप में अगर हम देखा जाए तो कहता है कि जो फीमेल है वो उसके अंदर रिस्क है कोलीलिथियासिस होने का, वो जो है डबल होता है इन कंपैरिजन विद मेल। मतलब मेल कोलीलिथियासिस का अगर हम मेल
और रेशियो फीमेल का देखें तो यहाँ पे 1:2 रहता है, मतलब दुगने चांस है फीमेल के अंदर गोल ब्लैडर स्टोन होने के इन कंपैरिजन विद मेल। मेल के अंदर अगर मान लो वहाँ पे 50 केस देखने को मिलेंगे अगर कोलिलिथियासिस के, तो वहाँ पे फीमेल के अंदर 100 केसेस देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपने वहाँ पे जो है वो 1000 मतलब 300 बंदे देखे, 300 में से 100 बंदे आपको किसके मिलेंगे, जो मतलब कोलिलिथियासिस के, तो फीमेल में कितने मिलेंगे 200। तो मतलब 1:2 का वहाँ पे जो है वो अनुपात या प्रोपोर्शन रहता है इन दोनों मतलब कोलिलिथियासिस में जेंडर का वहाँ पे। और अल्कोहल कंजप्शन है वो मेन जो वहाँ पे कोज है वो आपको देखने को मिलेगा, वो उसकी हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर ली। अब ये कहता है कि अगर सिंपल इन दोनों में से कुछ नहीं है कि ये दोनों आपने पूछे अल्कोहल लेते हो कि नहीं, गोल ब्लैडर में कोई स्टोन की आपकी हिस्ट्री आपने यूएसजी कराया कोई स्टोन नहीं है, अब आपको ये दोनों ही सिम्टम वहाँ पे हो गए कि अब और वहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमने बताया कि हो सकता है वहाँ पे कोई पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया हो। क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने इन्फ्लामेशन कोज कर दिया, तो वहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये पैनक्रियाटाइटिस के लिए इन्फेक्शन भी वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर रह सकता है। फिर आपने देखा वहाँ पे ओबेसिटी, क्या देखा, ओबेसिटी इसलिए कि वहाँ पे पैनक्रियाज को लंबे समय से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है, तो उन वर्क के कारण वहाँ पे पेशेंट में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। तो ये कॉज नहीं कह सकते, ये रिस्क फैक्टर हम वहाँ पे बोल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हो गया, ओबेसिटी होगा उस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज रहेगा, जिसको हमने बोल दिया हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया वहाँ पे जो है वो कोज में देखने को मिला कि जिन पेशेंटों में हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है उनमें रिस्क रहता है किसका, वहाँ पे जो किसका रिस्क रहेगा, पैनक्रियाटाइटिस का। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, हाइपरकैल्सीमिया, जिन पेशेंटों के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज रहता है उनके अंदर काफी चांसेस देखने को मिले पैनक्रियाटाइटिस होने के। यूजुअली कहता है कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स जो बनते हैं उनके अंदर उनको बनने में इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैल्शियम का। किसका रहेगा, कैल्शियम का। अगर वहां पे कहते हैं कैल्शियम ज्यादा होगा तो वहां पे पैनक्रियाज से बनने वाले एंजाइम के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वहां पे एंजाइम बनना इंक्रीज होगा, वहां पे उनको वर्कलोड ज्यादा होगा, वो एंजाइम जो है वो जो ज्यादा बनेंगे, अगर ये लंबे समय से बनते रहे और ये चलता रहा तो वहां पे पैनक्रियाटाइटिस होने का खतरा रहता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, हाइपरकैल्सीमिया कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस। और लास्ट है जी हाइपरग्लाइसीमिया। कहता है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है इसके अंदर वो कहता है कि जो इंसुलिन का डिस्ट्रक्शन है वो बीटा सेल, जब पैनक्रियाटाइटिस हुआ और उसने टेल रीजन के अंदर अगर वहां पे पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिला, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से, तो बीटा सेल वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहां पे हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। एक रीजन तो ये कहते हैं, एक तो ये हुआ कि पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, दूसरा वहां पे देखने को मिला है जी कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो क्या कोज करता है, पैनक्रियाटाइटिस। ये क्यों करेगा, क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट है उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल यूजुअली जो टाइप 2 डायबिटीज है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, ज्यादा। तो ये ले दे के इन्हीं सिम्टम से ये हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि जिन पेशेंटों में हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है, उसमें पैनक्रियाटाइटिस के काफी टाइम बाद में जाके वहां पे होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मेन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है एल्कोहल कंजप्शन और कोलिलिथियासिस, और तीसरा वहां पे हाइपरकैल्सीमिया। कौन सा, हाइपरकैल्सीमिया। 3 रीजन आपने वहां पे याद रखने हैं जी। पहला तो ये याद रखना आपने, पहला एल्कोहल वाला, दूसरा कोलिलिथियासिस, तीसरा वहां पे हाइपरकैल्सीमिया। ये 3 वहां पे इटियोलॉजी आपने याद रखनी। बाकी याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो 1, 2 और ये 3 याद रखनी है। और इन तीनों में भी इन दोनों को तो जरूर 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 याद रखना आपने। अब आ जाइए जी सिम्टम के ऊपर। सीवियर सडन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आपको देखने को मिलेगा, दैट रेडिएट्स टू द बैक। मतलब ये पेन क्या शो कर रहा है, यह पेन जो है हमें 2 चीजें शो कर रहा है, और ये हमें क्या बता रहा है, पेन की लोकेशन जो कि पैनक्रियाज की है।
कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन और वो बैक में जा रहा है, इसका मतलब वो पैनक्रियाज का पेन होगा, क्योंकि वो पेन जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के कारण वो जो पीछे की ओर फील हो रहा है। तो ये दो चीजें आपको पैनक्रियाज की तरफ आपका ध्यान लेके जा रही है कि ये वहाँ पे ये सिम्टम अगर पेशेंट बताएगा तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि हो ना हो ये पैनक्रियाटाइटिस का पेन हो सकता है। फिर वो बोलता है टेंडरनेस। जब आपने उस पैनक्रियाज के ऊपर पालपेट करने की कोशिश की, पेशेंट ने आपका हाथ उधर कर दिया कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप हाथ ही मत लगाइएगा। टेंडरनेस, इस चीज़ ने आपको और ज़्यादा वहाँ पे पॉसिबिलिटी बना दी कि हो ना हो वो पेन किसका है, पैनक्रियाटाइटिस का है, क्योंकि पैनक्रियाज के ऊपर जैसे ही हमने हाथ रखा वहाँ पे उस पेशेंट ने अपना हाथ उधर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो टेंडरनेस को शो कर रहा है कि वहाँ पे जैसे ही आपने दबाया वहाँ पे तो उसने वहाँ पे पेन की कंप्लेन की। तो टेंडरनेस ये है एक सिम्टम जो है पैनक्रियाटाइटिस का, हमें वहाँ पे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी बना दिया। फिर आपने वहाँ पे देखा तो इस पैनक्रियाटाइटिस जो है वो जब ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे, तो वो पैनक्रियाटाइटिस का जो पेन है वो डिफ्यूजली पूरे एब्डोमेन के अंदर चला जाता है। तो पूरा एब्डोमेन हार्ड जो है, जो हार्ड एब्डोमेन वहाँ पे फील होता है, या रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन वहाँ पे आपको फील होता है। ये पेन जो है वो पूरे जो है डिफ्यूज हो जाता है और हार्डनेस वहाँ पे जो है आफरा टाइप वहाँ पे आ जाता है। ये क्यों आ जाता है? क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस जो एंजाइम सिक्रीट करेगी, उस एंजाइम के कारण ही तो वहाँ पे उनका डाइजेशन होगा, और वो जब डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में जो वेस्ट है वो बाहर निकलेंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये एंजाइम्स अगर वहाँ पे किसी भी वजह से डाइजेशन डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे पड़ी रहेगी और धीरे धीरे जो है वो पेट है जो वो टाइट होता रहेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है उनमें भी आपको पेन है वो जो एब्डोमेन है वो टाइट लगता है। उसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो बोर्ड लाइक एब्डोमेन है वो टाइट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी एक है। फिर उस पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कहता है कि पैनक्रियाज वहाँ पे स्टिमुलेट होगा, जैसे ही पैनक्रियाज वहाँ पे स्टिमुलेट होगा तो पैनक्रियाज के वहाँ पे स्टिमुलेट होते ही इन्फ्लामेशन है तो वो पेन कोज होगा। पेन कोज होगा तो पेशेंट जो है एक बार उसने खाना खाया और इस तरह से पेन होने लगा, तो 2-3 बार उसने देखा तो उसको पता लग गया कि खाना खाने से मेरे पेन होता है। वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट जो है वो इतना डिस्कम्फर्ट फील करता है कि वो नोजिएटेड होकर और वोमिटिंग वहाँ पे कोज कर देता है। जब ये पैटर्न चलेगा तो पेशेंट है वो खाना खाना बंद कर देगा, और अगर कुछ भी वो खाएगा तो वहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ये तो कॉमन सा मतलब सिम्टम आपको हर एक जीआई की डिजीज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ये क्लासिकल साइन है कि जैसे ही वो कुछ खाएगा तो वहाँ पे वोमिटिंग देखने को मिलेगी। फिर है वेट लॉस। जब पेशेंट खा पी कुछ नहीं रहा और उसके वोमिटिंग वहाँ पे हो रही है तो पेशेंट में वेट लॉस होने का वहाँ पे रिस्क रहेगा। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि जो कुछ अगर वो खाएगा भी, अगर वोमिटिंग नहीं भी हुई तो वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज के द्वारा ही तो वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनसे डाइजेशन होता है। जब वो सिक्रीट ही नहीं हो रहे या वो वहां तक पहुंच नहीं रहे जहां पे उसकी जरूरत है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस, क्योंकि वहां पे कोई चीज पच ही नहीं रही है इस वजह से। फाउल स्मेल या ऑर्डर इन स्टूल, कहता है जब वहां पे पैनक्रियाज से एंजाइम जो है वो सिक्रीट या तो नहीं हो रहे या सिक्रीट हो रहे तो वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनका डाइजेशन नहीं हो पा रहा। ये बात हमने बोल दी। कहता है जब अनडाइजेस्टेड जो फैट है वो स्टूल के रास्ते से बाहर जा रहा है, जब वो स्टूल के रास्ते से बाहर जा रहा है तो वो जो है क्या करता है? बहुत ही फाउल स्मेल वहां पे कोज करता है। क्या करता है? फाउल स्मेल। कौन? अनडाइजेस्टेड फैट। तो फाउल स्मेल या ऑर्डर इन स्टूल जो आती है वो किसकी वजह से आ रही है? अनडाइजेस्टेड जो फैट है, जो आपने फैट लिया जो अनडाइजेस्टेड रहा और वो फैट जो है अनडाइजेस्टेड ही स्टूल के रास्ते से बाहर जा रहा है तो उसको हमने बोल दिया स्टेटोरिया। क्या बोल दिया? स्टेटोरिया। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटोरिया किसको बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड जो फैट है वो स्टूल के रास्ते से बाहर जा रहा है और वो फाउल स्मेल कोज कर रहा है तो हमने उसको बोल दिया स्टेटोरिया। ये तो है मतलब फैट के कारण। जो प्रोटीन है वो भी जब अनडाइजेस्टेडली जा रहा है तो वो पूरा सड़ गया होगा इतनी देर रह के, तो वो भी वहाँ पे स्मेल कोज करेगा। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पचा, वो भी शरीर से बाहर जा रहा है तो वो भी क्या कोज करेगा? वहाँ पे स्मेल कोज करेगा। तो फाउल स्मेल या ऑर्डर वहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर वहाँ पे फाउल स्मेल इस वजह से आ रही है कि अनडाइजेस्टेड फैट वसूल के रास्ते से बाहर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया। तो ये पैनक्रियाटाइटिस में जो है स्टेटोरिया देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखना। फिर है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों देखने को मिलेगा? अब देखिएगा, अब जब हमें जॉन्डिस को समझना है तो हमें वो जो बिलियरी ट्री है वो अब यहाँ पे काम आएगा। ये देखिए, कहता है कोलिलिथियासिस यहाँ पे हमें देखने को मिला कोज के अंदर। यहाँ पे ये स्टोन फॉर्मेशन हो गया। यह स्टोन फॉर्मेशन, यहाँ से स्टोन जो है वो जब
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ से स्टूल जो स्टोन है ये अगर यहाँ पे आके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके वहाँ पे अगर जब मतलब ये जो कोलिलिथियसिस वाला स्टोन है ये अगर कॉमन बाइल डक्ट में आ गया और वहाँ पे इसने कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दी, तो अब यहाँ से जो बाइल निकल रहा है और जो सिस्टिक डक्ट से जो बाइल जा रहा है वो दोनों आगे जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। जब वो नहीं जा पाएंगे तो डुओडेनम तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कहाँ इकट्ठा होने लगे? हमारे जो बिलियरी सिस्टम है वहाँ पे। और इसके इकट्ठा होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, यह भी जो है हमें पता है कि जो बाइल पिगमेंट है ये वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, तो ये जो लीवर से और इनसे जाके और गोल ब्लैडर से जाके और डुओडेनम में जाएंगे, डुओडेनम से वो हमारे स्टूल और यूरिन के रास्ते से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब वो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन। किसकी वजह से हुई? कोलिलिथियसिस की वजह से हुई। ठीक है, तो कहता है इस वजह से बिलीरुबिन ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा, और बिलीरुबिन का ब्लड में बढ़ना क्या कहलाता है? जॉन्डिस। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना, अगर तो स्टोन गोल ब्लैडर के अंदर है और वो मूव करके वहां पे कहाँ पहुंच गया? कॉमन बाइल डक्ट में, तो हमने बोल दिया कि कोलिलिथियसिस की वजह से हो गया। अगर वहां पे स्टोन बन नहीं कहाँ गया? कॉमन बाइल डक्ट में। अगर स्टोन कहाँ बन गया? कॉमन बाइल डक्ट में, तो भी इसने क्या करना है कि वहां पे जो है हम बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक सेकेंड, जॉन्डिस। तो यहाँ पे ये कहता है ये जॉन्डिस दो वजहों से हो सकता है। एक वजह तो हमने यहाँ पे लिख दी, कोलिलिथियसिस। ठीक है, इस कोलिलिथियसिस के साथ एक वर्ड और भी आप ऐड कर सकते हो, कोलिलिथियसिस। इस कोलिलिथियसिस का मतलब होता है स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में खुद पर्टिकुलर स्टोन ही वहीं पे बन गया, उसको बोल दिया कोलिलिथियसिस। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन हम इसको इंक्लूड किसके अंदर कर लेते हैं? कोलिलिथियसिस के अंदर ही हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें रीजन पता लग गया। क्या रीजन यहाँ पे हो सकता है जॉन्डिस का? कोलिलिथियसिस, या हम बोल सकते हैं कोलिलिथियसिस। या तो स्टोन जो है वो गोल ब्लैडर में बना और वो आगे की तरफ मूव करके बाइल डक्ट की तरफ चला गया, या सिस्टिक डक्ट को उसने वहां पे क्या कर लिया। देखिएगा इसको फिर आप देख लीजिएगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे। देखिएगा, अगर तो ये स्टोन यहाँ पे बना है जो गोल ब्लैडर के अंदर, और ये स्टोन यहाँ पे आके इसने ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया। ठीक है, तो ये गोल ब्लैडर में जो वहां पे स्टोन पड़े हैं, ये स्टोन यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो बिलीरुबिन है वो कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा? गोल ब्लैडर के अंदर, तो वहां पे जॉन्डिस होगा। अगर ये यहाँ से स्टोन आगे की तरफ मूव करके और यहाँ पे जाके अटक जाता है कॉमन बाइल डक्ट में, तो ये दोनों तरफ से जो बाइल और जो बिलीरुबिन वगैरह आ रहे हैं उन सबको ही वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो वहां पे जॉन्डिस देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बात वो कहता है कि यहाँ पे स्टोन ना बने, स्टोन बन ही कहाँ पे जाए? कॉमन बाइल डक्ट में। तो बना ही वो कॉमन बाइल डक्ट में, तो उसने ऑब्स्ट्रक्शन कोज करना ही करना है, तो उसके कारण हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस की दो वजह हो सकती है वहां पे, कोलिलिथियसिस और कोलिलिथियसिस की, या तो गोल ब्लैडर का स्टोन हो या वो स्टोन कहाँ पे हो? जो कॉमन बाइल डक्ट है वहां पे, तो उसको बोल दिया कोलिलिथियसिस। अब ये कहता है कि जो फैट है, अब ये कहता है कि जब फैट आता है डाइजेशन के लिए डुओडेनम के अंदर, तब वहां पे ये एक दो चीजें हैं, ये भी आप समझ लीजिए। कहता है कि दो चीजें हैं वहां पे, एक तो है कोलिसिस्टोकाइनिन। वैसे तो मैं ये चीजें पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म याद रख लेना, अगर आप भूल भी जाओ तो इसको। कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसके दो काम रहते हैं वहां पे। एक, यह पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियाज को क्या करता है? यह स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? रिलीज ऑफ
पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, यह जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स है उनको रिलीज करने के लिए पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, ये इसका एक फंक्शन हो गया जी। ठीक, अब ये कहता है इसके तीसरा फंक्शन भी आपको चलो आज बता देता हूँ, वैसे वो भी पहले बताया हुआ है, यहाँ पे बता देता हूँ। पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पैनक्रिएटिक एंजाइम को रिलीज करने के लिए, किसने? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले बता रखी है। दूसरा यहाँ पे ये क्या करेगा, यह दूसरा काम यहाँ पे है, यह कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट दी गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट दी गॉल ब्लैडर। किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दी गॉल ब्लैडर? फॉर बाइल रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट दी गॉल ब्लैडर फॉर बाइल रिलीज। तीसरा यह क्या करता है, रिलैक्स दी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तीसरा ये क्या कर देता है, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसको ये रिलैक्स करवा देता है। तो इसके तीन काम वहां पे देखने को मिलेंगे। पहला, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कराएगा, किसके लिए? पैनक्रिएटिक एंजाइम को रिलीज कराने के लिए। दूसरा, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, किसके लिए? बाइल के रिलीज के लिए। तीसरा, ये रिलैक्स करेगा, किसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को। अब इस चीज को आप समझिएगा, ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये जैसे ही वहां पे जो बाइल या फैट, जब बाइल की जरूरत पड़ती है, तो मतलब बाइल की जरूरत कब पड़ेगी? जब फैट आएगा। जब फैट आता है तब वहां पे हमें किस चीज की जरूरत होगी? बाइल की जरूरत होगी, क्योंकि उसको इमल्सिफाई करना है, वाटर सोल्यूबल कराना है। तो वहां पे ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि तू कॉन्ट्रैक्ट हो और जो वहां से बाइल है उसको वहां पे रिलीज करा। पहला फंक्शन हो गया कोलिसिस्टोकाइनिन का। दूसरा फंक्शन, ये इसने उसको वाटर सोल्यूबल तो बनाएगा, बाइल का वहां पे उसका फैट का डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कौन सी? जो पैनक्रिएटिक लाइपेज की। तो ये क्या करेगा, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? वहां पे जो लाइपेज एंजाइम है उसके लिए। ये उसके अलावा प्रोटीन और वो भी वहां से रिलीज होंगे। तो जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ लाइपेज ही आएगा, वहां पे एमाइलेज भी आएगा, ट्रिप्सिन भी आएगा, काइमोट्रिप्सिन भी आएगा, वो सारे आएंगे। पर ये कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कराता है कि आप वहां से क्या करिएगा, एंजाइम को सिक्रीट कराइएगा। उसके अंदर से क्या सिक्रीट, जो एक एंजाइम आएगा वो है पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो यहाँ पे बाइल भी आ गया, लाइपेज भी आ गया, ये दोनों आएंगे। तो जो आगे ये दोनों पैनक्रिया से आ गया, वो वहां से सिस्टिक डक्ट से आ गया, तो ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट में आ गए। अब जब ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट में आ गए और वो आएंगे कहाँ पे, ड्यूडेनम में, तो उस चीज को रोकेगा कौन? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्योंकि उसने वहां पे वो बंद पड़ा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, तो वो सिक्रेशन वहां से ड्यूडेनम में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स होते ही वो खुल जाएगा, खुलते ही वो एंजाइम है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगी। तो मतलब यह क्या करता है, जैसे ही फैट इंटेक होगा, बाइल और वहां से लाइपेज को लाने के लिए क्या करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करा देता है। या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को क्या करा देगा, रिलैक्स। अब वो देखिएगा, अब यहाँ पे ना तो पैनक्रियाज जो है वो अपना सिक्रेशन वहां तक लेके आ पा रहा है, ना वहां पे गॉल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है उसकी वजह से, और वहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जैसे ही वहां पे रिलैक्स करेगा तो वो क्या चाहता है कि वहां से एंजाइम्स आए, लेकिन इनके अंदर तो ऑब्स्ट्रक्शन है। पैनक्रिएटिक डक्ट में हो सकती है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हो सकता है कॉमन बाइल डक्ट में जो स्टोन हो वहां पे, जिसे कोलिलिथियासिस वाला स्टोन जो है वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, या वहां पे खुद पर्टिकुलर स्टोन डेवलप हो गया, कोलिलिथियासिस जिसको बोला है। तो अब जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा, ये क्यों करेगा, जैसे ही फैट आएगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये तीनों ही काम वहां पे करेगा। जैसे ये तीनों काम करेगा वहां पे, तो ये जैसे ही वहां पे करेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये जैसे ही वहां पे करेगा तो और ज्यादा सीक्रेट होगा, तो जो पेन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। पेन और क्यों बढ़ेगा कि वहां पे एक तो सिक्रेशन, मान लो जिस तरह कोलिलिथियासिस की वजह से पैनक्रिएटाइटिस हो गया, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर को एक तो पेन, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो जैसे ही दबाएगा तो वहां पे पेन होगा, क्योंकि पेन तो ऑलरेडी हो रहा है। क्यों हो रहा है पेन ऑलरेडी, क्योंकि वहां पे कोलिलिथियासिस है। जैसे ही फैट आया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया तो पेन और ज्यादा होगा, और वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, क्योंकि वहां पे उसको क्या चाहिए, बाइल चाहिए। इसलिए फैटी डाइट खाते ही वहां पे पेन इंक्रीज होगा,
क्यों? पेनक्रियाज को वहां पे वो स्टिमुलेट करेगा एंजाइम के लिए, तो पेनक्रियाज में दर्द होगा। दूसरा वहां पे गॉल ब्लैडर में करेगा तो वहां से दर्द होगा, क्योंकि ये दोनों सिक्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं ड्यूडेनम तक, और वो ड्यूडेनम में मंगाए जा रहे हैं, तो ये पेन जो है दोनों के अंदर वहां पे पेन जो है वो बढ़ा देगा। तो इसलिए हमने ये बात यहाँ पे आपको बताई है कि फैटी जो डाइट है वो इंक्रीज कर देती है पेन की इंटेंसिटी को। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को और किसको, पेनक्रियाज को, कि आप अपना एंजाइम और बाइल को सिक्रीट करो, वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो इनको स्टिमुलेट करेगा तो इनमें पेन होना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हाइपरग्लाइसीमिया। कहता है पैनक्रिएटाइटिस हो जाएगा तो ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा पैनक्रिएटाइटिस, और वहां पे बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगी तो वहां पे क्या चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो आपको डायबिटीज देखने को मिलेगी, जिसको आपने बोल दिया हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज में ना बोलो इसको, हाइपरग्लाइसीमिया बोलो, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, बस दैट्स इट। अब ये कहता है राइट अपर क्वाड्रेंट में भी पेन देखने को मिलता है। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, पैनक्रियाज तो यहाँ पे, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्यों होगा? क्योंकि कोलिलिथियासिस गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो पेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट में भी देखने को मिल सकता है। फिर है डिज्निया, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन। ये क्यों देखने को मिलेगी? ये कहता है डिज्निया आपको इसलिए देखने को मिलेगा कि पैनक्रियाज जो है, ये यहाँ पे पैनक्रियाज है, जैसे ही आप सांस को बाहर मतलब लेते हो तो आपका डायफ्राम में ऊपर की ओर आता है, जैसे ही आप सांस अंदर लोगे तो डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर पैनक्रियाज तक भी, क्योंकि पैनक्रियाज डायफ्राम के बिल्कुल नीचे की तरफ ही है, तो जैसे ये नीचे की तरफ आएगा पैनक्रियाज की ये टच होगा और पैनक्रियाज को इरिटेट करेगा तो वहां पे पेन होगा। तो जैसे ही वो सांस लेगा वहां पे पेन होगा, तो इसलिए वो कैसी सांस लेना शुरू कर देता है, बहुत ही शैलो वहां पे सांस लेनी शुरू कर देता है, बहुत ही हल्का हल्का और बार बार। मतलब एक तो है कि वो पूरी वहां पे मान लीजिएगा कि पूरा सांस ले रहा है तो पूरी ऑक्सीजन वहां पे अंदर आ रही है, वो पूरे वहां पे डायफ्राम को नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा है, वो हल्के हल्के सांस ले रहा है, तो वो सांस से ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं आएगी, तो उसको बार बार सांस लेना पड़ेगा, तो जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी कि वो छोटे छोटे और ज्यादा सांस लेगा। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। एक चीज तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अब ये इंक्रीज करेगा तो ये कितने की इंक्रीज करेगा भाई? इंक्रीज करेगा मतलब बार बार करेगा तो थकने लग जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी उसको, किसमें? ब्रीदिंग के अंदर, तो उसको हमने बोल दिया डिज्निया। तो ये एक सिम्टम वहां पे देखने को मिलता है, पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड ये सिम्टम आता है। इसे पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड ये सिम्टम है डिज्निया। अब ये कहता है कि टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशन, ये कहता है हमने यहाँ पे आगे आप देखोगे हाइपोटेंशन हो गया पेशेंट के अंदर, बीपी कम हो गया। एक तो बीपी कम होने का कारण है कि वहाँ पे डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, तो अब जब हाइपोटेंशन है तो हार्ट के ऊपर लोड आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को वहाँ पे ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ पे बीपी क्या हो गया कम, तो उसके लिए वहाँ पे पेशेंट जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के द्वारा वहाँ पे टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशन करेगा, क्योंकि बीपी इतना कम हो जाता है कि पेशेंट, इसका कॉम्प्लिकेशन है हाइपोवोलेमिक शोक, पेशेंट है वो शोक के अंदर चला जाता है, तो उस बीपी को कम बीपी को कंपनसेट करने के लिए वहां पे टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशन आपको देखने को मिलेगा, एक रीजन। दूसरा रीजन वहां पे कहता है कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है वहां पे, कि जो जो इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियाज के अंदर, वहां से ब्लीडिंग कोज हो सकती है। वो ब्लीडिंग क्या होगा कि वो आपके या तो फ्लैग रीजन के ऊपर या अम्बलाइकस के ऊपर आके वहां पे इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो है हम आगे अभी ब्लूइश डिस्कलरेशन पढ़ेंगे, तो उस वजह से ब्लीडिंग की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी कम जाएगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा। जब भी किसी का बीपी कम होता है तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि हार्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है, कंपनसेट करने के लिए कि ज्यादा हार्ट पंप करेगा ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुंचाए और हाइपोटेंशन से पेशेंट को जो उबार लिया जाए, निजात दे दी जाए और उनको छुटकारा पाई जाए। अब यह कि ब्लूइश डिस्कलरेशन अपीयर्स अराउंड द अम्बलाइकस, ये ब्लीडिंग को शो करता है वहां पे कि ब्लीड हुआ है, और वो ब्लीड जो है वहां पे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया, कहां पे? अम्बलाइकस के पास या फ्लैंक रीजन के पास। इन दोनों को ही हमने नाम दे दिए। अगर तो कहता है अम्बलाइकस के पास जो है या अम्बलाइकस के चारों तरफ वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? कूलन साइन। क्या नाम दे दिया? कूलन साइन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा साइन? कूलन साइन।
दूसरा वहां पे फ्लैंक रीजन में है तो उसको हमने बोल दिया टर्नर साइन या ग्रे टर्नर साइन भी बोलते हैं इसको। तो टर्नर साइन या कूलन साइन। तो कूलन जो अम्लाइकस के चारों तरफ, टर्नर जो फ्लैंक रीजन के ऊपर। तो इन दोनों साइनों को आपने याद रखना है। फिर है डिहाइड्रेशन, बिल्कुल डिहाइड्रेशन मिलेगा, डाइजेशन वहां पे हो नहीं रहा, पेशेंट वोमिटिंग किए जा रहा है और डाइजेशन नहीं होगा तो वहां पे आपको डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा, तो वहां पे डिहाइड्रेशन आ जाएगा। फिर ये बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन और या पैरास्थीसिया जिसको बोलते हो इन एक्सट्रीमिटीज, ये किसको शो करता है? वहां पे हाइपोकैल्सीमिया को शो करता है। किसको? हाइपोकैल्सीमिया को शो करता है, हाइपोकैल्सीमिया को। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज है, हमने वहां पे ईटियोलॉजी में तो बोला था कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पैनक्रिएटाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही पैनक्रिएटाइटिस वहां पे हुआ हम यहाँ पे सिम्टम में बोल रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया। हम सिम्टम में क्या बोल रहे हैं? हाइपोकैल्सीमिया, अपोजिट हो गया। अब इन चीजों को समझने के लिए असल में हमें कई चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो अब देखिएगा, ये कहता है कि एक एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेज। यह एंटेरोकाइनेज का मेन काम क्या होता है कि जो पैनक्रियाज के द्वारा इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ये प्रोटियोलाइटिक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए ये एंजाइम जो है पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही ये ड्यूडेनम के अंदर आता है, किसमें आता है? ड्यूडेनम के अंदर। तो ड्यूडेनम में आते ही ये किस में चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन में चेंज होता है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। असल में जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा वो कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। तो ड्यूडेनम में ऐसा क्या हुआ कि ये जो इनएक्टिव है वो ट्रिप्सिन में जो है चेंज हो गया, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में। तो ये कहता है वहां पे ये एंटेरोकाइनेज पाए जाते हैं, यह एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो कहता है कि जो ड्यूडेनम में ट्रिप्सिनोजन जो एंटेरोकाइनेज पाया जाता है वो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर वहां पे चेंज कर देता है। और ये ट्रिप्सिन इतना स्ट्रॉन्ग वहां पे एंजाइम है कि अगर एक मॉलिक्यूल भी ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया तो बाकी के जितने भी ट्रिप्सिनोजन है उसको ये खुद ही वहां पे क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। बात को समझिएगा, ट्रिप्सिनोजन से अगर एक भी ट्रिप्सिन बन गया वहां पे, एंटेरोकाइनेज ने वहां पे एक ही ट्रिप्सिन बना दिया, तो ये है जो ट्रिप्सिन है ये बाकी के जितने भी ट्रिप्सिनोजन है, जितने भी काइमोट्रिप्सिनोजन है, उन सब को एक्टिव कर देगा। अब देखिएगा, इस ट्रिप्सिन ने अब क्या कर दिया? जो ट्रिप्सिनोजन बच गए पीछे, जो एंटेरोकाइनेज ने कर दिए वो तो सही है, जो बाकी के बच गए वो, और जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, इन दोनों को यह एक्टिव करता है। कौन? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन पहले एक को किसने किया? एंटेरोकाइनेज को। हम एक का बोलते हैं, वैसे एक को नहीं, काफी को करता है, लेकिन अगर एक को भी कर दिया ना तो बाकी बचे हुए को ये ट्रिप्सिन जो है ये खुद ही एक्टिव कर देता है। इसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक इफेक्ट। ऑटो कैटालाइटिक इफेक्ट। ऑटो का मीन्स है सेल्फ, कैटालाइटिक का मतलब ये खुद ही उसको ब्रेक डाउन करके उसको क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। किसको? ट्रिप्सिनोजन को और काइमोट्रिप्सिन को, दोनों को ये खुद ही करा देता है। फिर इसको एंटेरोकाइनेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, यह ट्रिप्सिन ही करवा देता है, ठीक है। तो अब ये इतना स्ट्रॉन्ग है ट्रिप्सिन। तो अब ये कहता है कि यूजुअली क्या होता है कि जिस तरह मान लीजिए ये हिपेट जो ये सिस्टिक डक्ट आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से हिपेटिक डक्ट आ रही है, ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई, यहाँ से ये पैनक्रिएटिक डक्ट आ रही है, और यहाँ पे ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ये हल्की सी वहाँ पे वाइड हुई, और यहाँ पे ये जो है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के ऊपर जाके वहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। ये हमने बिलियरी ट्रंक बताया। तो ये सिस्टिक डक्ट होगी, हिपेटिक डक्ट होगी, ये सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट होगी, यह पैनक्रिएटिक डक्ट होगी, ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई। अब जो मेन यहाँ पे एक रीज़न आपको मैं बताने वाला हूँ वो आप सुनिएगा।
ये कहता है कि एंटेरोकाइनेज जो ड्यूडेनम के अंदर था, कहता है कि हमने इससे पहले कोलिसिस्टोकाइनिन को पढ़ा था। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन जो है गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कराता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को वहाँ पे क्या करा देता है? रिलैक्स करा देता है। कहता है कि जब वहाँ पे जो कोलिसिस्टोकाइनिन है उसने अपना काम किया, वहाँ पे गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया रिलीज कराने के लिए, तो उसने अपने एंजाइम्स है वो पैनक्रियाटिक डक्ट में डाल दिए। वो पैनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पे ये एंजाइम आ गए, ठीक है, यहाँ पे पड़े हैं पैनक्रियाटिक। अब कहता है उसने स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स कर दिया। अब उस रिलैक्स के कारण यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ से एंटेरोकाइनेज अंदर आ गया, यहाँ पे ड्यूडेनम में तो पड़ा ही है, अगर वो यहाँ से जो एंटेरोकाइनेज है वो एंटेरोकाइनेज बाई चांस जो है वो इस हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ गया, तो ये क्या करेगा? एंटेरोकाइनेज जो ये ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिव करा देगा। और जैसे वो एक्टिव हुआ ट्रिप्सिन, वो बाकी जितने भी पैनक्रियाज के अंदर क्या पड़े हैं, जो ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोन्यूक्लियेसिस है, प्रोइलास्टेसिस है, ये जितने भी वहाँ पे एंजाइम्स हैं उन सबको एक्टिव करा देगा, ठीक है। और जैसे ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होंगे, इनका काम है प्रोटीन का डाइजेशन। इनका काम क्या? प्रोटीन का डाइजेशन। इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोटीन कौन सा है, जो ये पैनक्रियाज जिस प्रोटीन से मिलके बना है यह उसी को ही डाइजेस्ट करने लग जाएगा, ये उसी को क्या करने लग जाएगा? डाइजेस्ट करने लग जाएगा। और जैसे ये उसको डाइजेस्ट करेगा ये पैनक्रियाज को खा जाएगा। तो अगर हमारे ही एंजाइम हमारे ही ऑर्गन को खा जाए उसको हम बोलते हैं ऑटो डाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑटो डाइजेशन। किसका? ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज। ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज। अगर ये कंडीशन आ जाए, यह कंडीशन क्या करती है? डैमेज कर देती है पैनक्रियाज को। डैमेज पैनक्रियाज, यह क्या करेगी? पैनक्रियाज को डैमेज कर देगी। अगर ऐसा हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग। पेशेंट की डेथ जो है वहां पे बहुत चांस बनते हैं कि पेशेंट की वहां पे डेथ हो जाएगी। यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, याद रखना। अब ये कहता है कि ये डैमेज कर दिया इसने अगर पैनक्रियाज को, तो अब पैनक्रियाज के सारे ऑर्गन्स वहाँ पे डैमेज, अगर सारे पार्ट डैमेज होने लगे, तो अगर वहाँ पे टेल रीजन डैमेज हो गया, अगर वहाँ पे कौन डैमेज हो गया? टेल रीजन। अगर टेल रीजन अगर वहाँ पे डैमेज हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे कहता है इंसुलिन। अब आपको पता है जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और ये है इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है। ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करेगा? डिक्रीज करा देगा। यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करा देगा? डिक्रीज। कौन? इंसुलिन। अब इंसुलिन, ये टेल रीजन खत्म होने के कारण इंसुलिन क्या हो गया? वहां से सिक्रीट होना बहुत कम हो गया, या नए के बराबर हो गया। अब वहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराने वाला कोई हार्मोन बचा है? नहीं। तो अब वहां पे हमें ब्लड में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। अब ये कहता है कि इंसुलिन तो सिर्फ और सिर्फ बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ये ग्लूकागोन वगैरह ये हेड से भी होते हैं, कुछ एक बॉडी से भी होते हैं, और कुछ वहां पे बीटा सेल से भी होते हैं। सॉरी, बीटा सेल क्या, टेल रीजन से भी वहां पे होते हैं। तो ग्लूकागोन वहां पे, ये इंसुलिन है वो कम वहां पे होना जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे ही पैनक्रियाज जो है वो डैमेज होना शुरू होता है, तो ये इंसुलिन का लेवल है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। ग्लूकागोन जो है वो जो है धीरे धीरे कम होता है। तो इंसुलिन के रिस्पॉन्स में ग्लूकागोन का लेवल जो है वो शुरू में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये ग्लूकागोन क्या काम करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। तो एक तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा और हार्मोन है, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है, इसके अलावा जो ये थायराइड हार्मोन है, इसके अलावा वहाँ पे जो ये स्टीरॉयड हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, ये सब जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। सिर्फ इंसुलिन ही कम करता है, तो वो भी क्या करेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन शुरुआत में ग्लूकागोन भी इंक्रीज रहता है और इंसुलिन कम रहता है। इस ग्लूकागोन का एक फंक्शन और है
यह ग्लूकागोन क्या करता है, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है उसके सिक्रेशन को तो बढ़ा देता है और पीटीएच के जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसके सिक्रेशन को कम कर देता है। कैल्सिटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। अब कैल्सिटोनिन के सिक्रेशन को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को डिक्रीज करेगा। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये देखिएगा इसको भी आप समझ लीजिएगा, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथॉर्मोन जो है उसको रिलीज कराती है, जिसको पैराथॉर्मोन या इसको हम क्या बोल देते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, एक ही बात है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच। क्या बोल दिया, पीटीएच। यह क्या करती है, ग्लूकागोन इस पीटीएच को डिक्रीज करा देती है। पीटीएच को क्या करा देती है, डिक्रीज। पीटीएच का काम क्या होता है, पीटीएच का काम होता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यह क्या करती है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराती है। एक बात, इसके अपोजिट काम कौन करता है, जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन। कौन सा सिक्रीट होता है, कैल्सिटोनिन। यह कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये हम अभी एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है ये चीज़ें आपके और ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब ये देखिएगा, सिंपल सी बात, जो ग्लूकागोन था उस ग्लूकागोन ने इस पीटीएच को, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच एक ही बात है, इसके लेवल को कम कर दिया। और ये पीटीएच, ये जो पीटीएच, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं, ये एक फॉर्मूला होता है। पीटीएच जो है वो मतलब जो कैल्सिटोनिन है उसके अपोजिट रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि ये जो है मतलब इसके मतलब हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट बोल देते हैं कि इसके मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी के अंदर बोले तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो ग्लूकागोन है उसने पीटीएच के लेवल को कम कर दिया। पीटीएच के लेवल को क्या कर दिया, कम। जैसे ही पीटीएच का लेवल कम होगा तो आपको पता है इसके अपोजिट कौन है, कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैल्सिटोनिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही कैल्सिटोनिन इंक्रीज होगा, कैल्सिटोनिन का फंक्शन इंक्रीज, तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कराना। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कौन करा रहा है, कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन की वैल्यू अब क्या होगी, इंक्रीज। क्यों हुई, क्योंकि पीटीएच क्या हो गया, डिक्रीज। ये कराया किसने, ग्लूकागोन ने। किसने कराया, ग्लूकागोन ने। और ग्लूकागोन का लेवल कहाँ बढ़ा था, तो ये हमने अभी यहाँ पे बताया कि ग्लूकागोन जो है उसका लेवल बढ़ता है और ग्लूकागोन क्या करता है, पीटीएच को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से कैल्सिटोनिन इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही कैल्सिटोनिन इंक्रीज होगा ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज। जैसे ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया जो है वो बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन या पैरेस्थीसिया, मतलब जो हम कहते हैं हाथों में सरन वगैरह चल रही है, वो वहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा। वो किसकी वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो ये इसलिए वो पेशेंट जो हमें ये बात बताएगा। तो याद रखना, हाइपरकैल्सीमिया वहाँ पे कोज करता है पैनक्रिएटाइटिस, और वहाँ पे सिम्टम में क्या आएगा, हाइपोकैल्सीमिया। इसलिए इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर हम वहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। देखिएगा, ज़्यादा वाला कोज कर रहा था पैनक्रिएटाइटिस, लेकिन अब हम कैल्शियम कम हो गए तो उसको नॉर्मल लाने के लिए वहाँ पे क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको यहाँ पे बताई। और इसके बाद में अब ये लास्ट जो मैंने बताया आपको, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस क्या है, एल्कोहलिज्म। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस, कोलिलिथियासिस। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, एल्कोहलिज्म। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन मेल, एल्कोहलिज्म। उसके बाद में मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन फीमेल, कोलिलिथियासिस। ये अभी तक हमने जो है क्या चीज़ें पढ़ दी, हमने यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ईटियोलॉजी और इसकी इंट्रोडक्शन है वो हमने यहाँ तक पढ़ दी। अब हम जो क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद में उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ तक जो हमने देखा, अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे इसका क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसका जो मैनेजमेंट है वो देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।